आज से हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि करंट क्या होता है, करंट कैसे बनता है और करंट से रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी किसी वायर के थ्रू करंट पास करता है तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और अब हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करना सीखेंगे और साथ ही साथ उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना सीखेंगे और ये हमें पता चलता है बायो-सेवर्ट लॉ से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है और फिर लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी फाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण उसके चारों ओर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट की जाए। फिर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चला कि जब हम किसी भी वायर के थ्रू करंट पास कराते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये हमें पता चला था ऑर्स्टेड के थ्रू। ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जब हम लोग किसी भी वायर से करंट पास कराते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब उनको ये बात कैसे पता चली, तो वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा और इसकी नीडल कुछ इस प्रकार है, इधर साइड नॉर्थ पोल है और इधर साइड साउथ पोल है। अब वो करते क्या हैं, इस मैग्नेटिक कंपास के बगल में एक वायर रख देते हैं और इसमें करंट फ्लो कराते हैं। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो वो देखते हैं कि अब ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी है, ये नीडल थोड़ा सा मुड़ गई है, उधर साइड हो गई। अब वो करंट के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा रहे हैं तो इसमें होने वाला डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है और इस नीडल में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब इस कंपास के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी वायर के थ्रू करंट पास कराते हैं तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। जितना ज़्यादा हम लोग करंट पास कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट दे रहे हैं डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अब वो करते क्या हैं, इस करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। करंट का डायरेक्शन पहले ऊपर साइड था, अब वो नीचे साइड कर देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि इस बार भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार का डिफ्लेक्शन पहले से अपोजिट है। पहले डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। नॉर्थ पोल इधर से आ गया है और साउथ पोल उधर चला गया है। तो हमें यहाँ से दो बातें पता चली। एक तो ये कि जब भी किसी वायर के थ्रू करंट पास होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से डिनोट कर रहे हैं। तो I जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा B होगा। यहाँ पे B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। और इसका डायरेक्शन I के साथ मैच करता है। ठीक है, I के हिसाब से B का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं कि अगर हमें इस वायर के कारण यहाँ पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। अब हम लोग उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
हेडिंग डाल दीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग डायरेक्शन पता करना सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने बी वेक्टर कर दिया। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डायरेक्ट बी बोलूंगा। अगर मैं बी बोल रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। अब डायरेक्शन पता करना है तो 3 रूल हैं। हम लोग रूल लिख लेते हैं पहले। पहला रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। दूसरा रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। और तीसरा होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। हम लोग पहले रूल की बात करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसमें करंट ऊपर साइड फ्लो कर रहा है। हमें इस पॉइंट पर बी का डायरेक्शन पता करना है। बी मतलब किसका डायरेक्शन पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलिए इस रूल की हेल्प से कैसे हम लोग पी पॉइंट पर बी का डायरेक्शन पता करेंगे। अच्छा, पी ना लिख के मैं क्यू लिखे दे रहा हूं ना। इस वायर के कारण इस क्यू पॉइंट पर बी का डायरेक्शन हमें पता करना है। चलिए तो कैसे करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ये रूल ये कहता है कि राइट हैंड को हमें लेना है। राइट हैंड हमने ले लिया। अब राइट हैंड के थंब को उस करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है। करंट मेरा ऊपर साइड जा रहा है तो हमने इस अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में कर दिया। अब उंगलियों को कर्ल करना है। ये हमें उंगलियों को कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में हमें, जिस पॉइंट पे हमें बी का डायरेक्शन पता करना है, हमने कर्ल किया। अब जिधर साइड हमारी उंगलियों का डायरेक्शन हो वही हो जाता है इस बी का डायरेक्शन। अभी हमने ये अंगूठे को किया, अब उंगलियों को कर्ल करना है। जब कर्ल करेंगे तो देखिए मेरी उंगलियां अंदर साइड जा रही हैं, मतलब क्यू पॉइंट पर बी का डायरेक्शन अंदर की ओर है, इनवर्ड्स है। आपको 2 नोटेशन और ध्यान रखना है। जब भी मैं कहीं पे डॉट लिखूं इसका मतलब ये होता है आउटवर्ड्स। डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। और अगर मैं कहीं पे क्रॉस लिख रहा हूं इसका मतलब होता है इनवर्ड्स। इन दोनों नोटेशन की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के। डॉट लिखा है इसका मतलब ये हुआ आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। और अगर क्रॉस लिखा है इसका मतलब ये हुआ इनवर्ड्स, अंदर की ओर। याद रखने का तरीका ये है कि देखिए अगर मुझे डॉट बनाना है तो मैं मार्कर को ऐसे करूँगा तब डॉट बन जाएगा। तो हमें डॉट बनाना है तो हमने ऐसे किया। अब देखिए मार्कर बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉट हमेशा बाहर की ओर बताता है। डॉट का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड्स होता है। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्रॉस उल्टा ध्यान रख लेंगे। तो ये है ध्यान रखने का तरीका। बाकी आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हैं, आपको कैसे ध्यान रखना है। इस वायर से करंट फ्लो हो रहा था तो हमने राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से क्यू पॉइंट पर बी का डायरेक्शन पता किया। अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है और उंगलियों को कर्ल करना है। हमने ऐसे कर्ल किया। क्यू पॉइंट पे हमें पता करना था तो हमने देखा कि क्यू पॉइंट पर हमारी उंगलियां अंदर की ओर जा रही हैं, मतलब डायरेक्शन अंदर की ओर है। मान लीजिए कि इस आर पॉइंट पे हमें पता करना है तो कैसे हो जाएगा फिर? तो फिर से उन्हीं उंगलियों को कर्ल करना है ऐसे। ये हम कर्ल किया, हमने कर्ल किया। अब इसको बोर्ड के अंदर से घुमाते घुमाते लेके आएंगे आर पॉइंट पर। तो देखिए आर पॉइंट पे मेरी उंगलियां बाहर की ओर हो जाएंगी। तो यहाँ पे
क्या डायरेक्शन हो जाएगा बी का, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स को मैं डॉट से लिखता हूं, इसलिए हमने यहाँ पे ये बना दिया, मतलब बी का डायरेक्शन किधर साइड है, आउटवर्ड से। पूरी की पूरी हिंदी ना लिख के हमने नोटेशन यूज किया है। फिर से थोड़ा सा देखें, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इसमें ऊपर साइड करंट फ्लो हो रहा था। अभी हमें यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पता करना है, ये क्यू पॉइंट था हमारा। अब पता करना है तो हमने ये किया, अंगूठे को उधर साइड किया करंट के डायरेक्शन में, और उंगलियों को घुमाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे घुमाएंगे तो देखिए मेरी उंगलियां कहाँ हैं, अंदर साइड है, तो ये हो जाएगा क्यू का डायरेक्शन। अभी मुझे आर पॉइंट पे पता करना है, तो फिर से मैं उंगलियों को घुमाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आर पॉइंट है और वो बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए आर पॉइंट पे बी का डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगा। ये बताता है हमें पहला रूल। फिर हम लोग दूसरे रूल की बात करें कि दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल है राइट हैंड पाम रूल। इस रूल में हमें राइट हैंड को लेना है और थंब को उसी डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, और उंगलियों को इस बार हमें फैला लेना है। हमें उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि उंगलियां थंब के परपेंडिकुलर हो। देखिए ये उंगलियां मेरी इधर साइड है और थंब इधर साइड है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है और उंगलियों को फैला लेना है। उंगलियां हमारी उस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए जहां पे हमें बी का डायरेक्शन पता करना है। अब हमने ऐसे कर लिया। अब इस पॉइंट पर बी का डायरेक्शन वही होगा जो कि इस हथेली के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इस हथेली का परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ऊपर की ओर, नीचे तरफ नहीं हो जाएगा ना, नीचे थोड़ी हथेलियां होती हैं, हथेली ये कहला गई, तो हथेली का परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इस पॉइंट पर हथेली का परपेंडिकुलर अंदर की ओर, मतलब बी का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। फिर से एक बार समझें, राइट हैंड पाम रूल ये हमें ये बताता है कि अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है और उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि वो थंब से परपेंडिकुलर हो। अब हमने ऐसा कर लिया। ध्यान रहे कि उंगलियां हमारी उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जहां पे बी का डायरेक्शन पता करना है। हमने ऐसा कर दिया। अब इस पॉइंट पर बी का डायरेक्शन वही होगा जो कि इस हथेली का परपेंडिकुलर है, तो इस हथेली का परपेंडिकुलर अंदर की ओर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट पर बी का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस से लिख रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर हमें पता करना है तो फिर से वही करेंगे। ये हमारी उंगली थी, ये ऐसी थी। अभी इसको अंदर साइड से घुमाते 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 लेके आएंगे ना, जैसे हमारा ये है, तो इसको घुमाते 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 ऐसे लेके आएंगे। अब देखिए आर पॉइंट पे हमने ये किया, अंगूठा मेरा ऊपर तरफ और आर पॉइंट ये है, उंगलियों साइड। अब इस पॉइंट पे बी का डायरेक्शन वही होगा जो कि हथेली का परपेंडिकुलर है, तो हथेली का परपेंडिकुलर ये, मतलब आर का डायरेक्शन, आर पॉइंट पे बी का डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगा, बाहर की ओर। तो ये दोनों रूल हो गए। अब हम लोग तीसरे रूल पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा रूल क्या कहता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अभी यहां पे हमें स्क्रू खोलना है, नट खोलना है। किसकी हेल्प से, राइट हैंड की हेल्प से। हमें स्क्रू को घुमाना है, उस डायरेक्शन में स्क्रू बढ़ना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमें इसको खोलना है, इसका ढक्कन खोलना है या फिर बंद करना है। हमें कुल मिला के करना क्या है, इसको घुमाना है, और जब हम लोग इसको घुमाएं तो ये ढक्कन उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे घुमाने लगूं तो ये ढक्कन मेरा ऊपर साइड जाएगा, ठीक है, और वही करंट का डायरेक्शन है। तो हम लोग को ऐसा घुमाना है कि ये ढक्कन ऊपर साइड जाना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा तभी तो। और ऐसे घुमाने के लिए हम लोग अंगूठे को किधर साइड घुमा रहे हैं, अंदर की ओर घुमा रहे हैं। देखिए मेरे अंगूठे को हमने ये किया, ये अंदर की ओर लेके गया ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अंगूठे का डायरेक्शन ही बताएगा बी का डायरेक्शन। अंगूठे का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, तो इस पॉइंट पर बी का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर की तरफ।
मुझे इस वायर के कारण R पॉइंट पर B का डायरेक्शन पता करना है। तो फिर से मैं वही करूंगा, इस ढक्कन को ऐसा घुमाना है कि ये ढक्कन करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। अब देखिए इस पॉइंट पे देखिए, ये हमने ऐसे किया, ये मतलब ढक्कन खोल रहे हैं ना हम लोग, ऊपर साइड ढक्कन जाना चाहिए। तो अंगूठे को मैं आपके साइड कर रहा हूँ, ये बाहर साइड कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पर B का डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड्स। तो तीनों रूल से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहला रूल ये कहता है राइट हैंड को लेना है, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है और उंगलियों को घुमाना है। उंगलियों का डायरेक्शन ही बताएगा उस पॉइंट पर B का डायरेक्शन। दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। इससे हमें क्या करना है, तो राइट हैंड को लेना है और हथेलियों को इस प्रकार फैलाना है कि थंब के परपेंडिकुलर हो। हमने फैला लिया। अब उंगलियों को उधर करना है जिस डायरेक्शन में जहां पे पॉइंट हो हमारा। अब हमने ऐसा किया, अब उस पॉइंट पर B का डायरेक्शन वही होगा जो कि हथेली का परपेंडिकुलर है। इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल, ये भी सिंपल है। हमें स्क्रू को इस प्रकार घुमाना है कि ये स्क्रू हमारा करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो उस पॉइंट पर B का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में हम लोग अंगूठे को घुमा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट पर B का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पहले रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और ज्यादा डाउट क्लियर हो पाएगा हम लोगों का। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन है, ये एक वायर है जिससे करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन में, I करंट पास हो रहा है। हमें इस पॉइंट पे P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे B का डायरेक्शन पता करना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इधर साइड करंट पास हो रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, इधर साइड P इधर साइड Q। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए कर रहे हैं, यहाँ पे करंट बाहर साइड निकल रहा है, ठीक है, ये ऐसे वायर है हमारी, बाहर साइड करंट निकल रहा है। यहाँ पे बताना है B का डायरेक्शन और यहाँ पे बताना है B का डायरेक्शन। यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ पे अंदर साइड जा रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें बताना है B का डायरेक्शन और इस पॉइंट पे बताना है B का डायरेक्शन। चलिए पहले वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। ये हमने करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को किया और उंगलियों को कर्ल किया, तो B पॉइंट पे B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया क्रॉस, B का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अभी हम लोग Q पे देखें तो उंगलियों को ऐसे कर्ल करते 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 बाहर की ओर ये आ गई उंगलियां यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा डॉट। फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कैसे निकल के आ जाएगा, ये हमारी वायर है, करंट उधर साइड जा रहा है, Q पॉइंट पे अंदर की तरफ, तो ये हो गया क्रॉस। अब P पॉइंट पे पता करना है तो उंगलियों को घुमाते 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 इस पॉइंट तक लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे बात करें कि कैसे निकाला जाएगा। ये वायर ऐसे है ना, अभी हम लोग डायग्राम में नहीं बता सकते उसको, इसलिए हमने नोटेशन यूज किया। करंट बाहर साइड निकल रहा है ऐसे। अब हमें P पॉइंट पे बताना है और Q पॉइंट पे बताना है, करंट ऐसे निकल रहा है, तो हमने ये थंब को करंट के डायरेक्शन में किया, अब उंगलियों को कर्ल किया, तो Q पॉइंट पे देखिए नीचे साइड मेरी उंगलियां हैं, तो B का डायरेक्शन इधर साइड हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कैसे निकल के आ जाएगा, तो ये है, उंगलियों को कर्ल करना है हमें, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, B का डायरेक्शन ऊपर साइड हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। अभी यहाँ पे आपसे आसानी से बन जाएगा, करंट यहाँ पे अंदर साइड है तो हमने ये किया। अब Q पॉइंट पे ऊपर साइड B का डायरेक्शन, और यहाँ पे तो इसको ये घुमाते लाएंगे घुमाते जाएंगे, B पॉइंट पे नीचे की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी वायर के कारण अगर उसमें करंट बह रहा है तो उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर B का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन
पता किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इस पॉइंट पर इस वायर के कारण कितनी इंटेंसिटी है। अभी हमें B का मैग्नीट्यूड नहीं पता चला है, सिर्फ और सिर्फ B का डायरेक्शन पता चला है, B कैप पता चला है, जबकि हमें B अभी नहीं पता चला है, मैग्नीट्यूड अभी हमें नहीं पता। तो अब हम लोग किसी भी वायर के कारण उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो पता करना सीखेंगे, और वो हमें पता चलता है बायो-सेवर्ट लॉ से। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ पे कि ये क्या होता है और इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। हेडिंग डालिए बायो-सेवर्ट लॉ। जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो ये टी साइलेंट रहता है ना, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि किसी भी वायर से अगर करंट पास हो रहा हो तो उससे r डिस्टेंस दूरी पे स्थित किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी वायर है, इस वायर पे ऊपर साइड करंट पास हो रहा है I। तो बायो और सेवर्ट ने ये बताया कि अगर हम लोग इस वायर के कारण इस पॉइंट पर B का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो नहीं किया जा सकता है इस पूरी की पूरी वायर के कारण। लेकिन अगर हम लोग इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट काट लें, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया DL लंबाई का, हमने इस DL लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, तो उन्होंने बताया कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण इससे r डिस्टेंस दूर स्थित P पॉइंट पर आसानी से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताई जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे r क्या है तो इस छोटे से एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ पे हमें B का मान पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। और ये साइन थीटा क्या है तो DL और R के बीच का एंगल है, यहाँ पे ये हो जाएगा DL और R के बीच का एंगल। ये भी ध्यान रखना है आपको कि DL उधर साइड लेना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, मतलब DL का डायरेक्शन उधर साइड हो जाएगा, और ये R है ही तो DL उधर साइड और R मेरी तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। ये वाला नहीं कि ये वाला आप लिखने लगे, ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, ऊपर साइड वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट ऊपर साइड जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग DL को लिया करते हैं। तो ये थीटा हो गया DL और R के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू हुआ करती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये वैल्यू रहती है। अभी हम लोग इसका SI यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो देखिए dB हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट के लिए है, P पॉइंट पर इंटेंसिटी। अभी हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस पूरी वायर के कारण इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अभी छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, इसीलिए यहाँ पे dB लिखा है। तो ये जो dB होता है या फिर B होता है, इसका SI यूनिट होता है टेस्ला। इसका SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला।
साथ ही साथ हम लोग इसको कई बार वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी मापते हैं। एसआई यूनिट में या तो आप टेस्ला लिखें या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है गॉस। सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है? गॉस हो जाता है। अब अगर हम लोग म्यू नॉट का एसआई यूनिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा वो देखिए। अभी हमें म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब कुछ आप उधर साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको? डीबी है ही उधर साइड, ये डीबी है ही, ये 4 पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर उधर साइड चला गया, अपॉन में आ जाएगा क्या क्या? आई डी एल साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? म्यू नॉट के। म्यू नॉट का हमें एसआई यूनिट निकालना है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला बनाना सीखा। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, म्यू नॉट की यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ये हमने लिखा टेस्ला, टेस्ला को कैपिटल टी से लिखते हैं। 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं। यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है, और नीचे देखिए तो डीएल भी एक लेंथ है, तो ऊपर साइड आ जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे साइड आ जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे बचेगा मीटर बस, मतलब ऊपर साइड मीटर बचा। तो ऊपर साइड का काम खत्म हुआ। अब अपॉन में आ जाएगा, आई है करंट, मतलब यहाँ पे बटे में आ जाएगा एम्पियर। डीएल तो खत्म हो चुका है। अब साइन थीटा, साइन थीटा ये भी कांस्टेंट है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो गया एसआई यूनिट में म्यू नॉट की वैल्यू। म्यू नॉट क्या है? तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। बी का एसआई यूनिट होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है गॉस। कई बुकों में ये डायरेक्टली ना बोल के थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाता है, हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। बुकों में अक्सर लिखा रहता है कि बायो सेवर्ट ने ये बताया कि अगर हम लोग डीएल लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट काटें तो फिर इस एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो प्रोपोर्शनल होती है इसमें बहने वाले करंट के। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इसके कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, मतलब यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि डी बी प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा की। यहाँ पे थीटा क्या है? तो डीएल और आर के बीच का एंगल। डीएल किधर साइड लेना है? डीएल का डायरेक्शन क्या रहेगा? करंट की डायरेक्शन में ही। तो ये करंट का डायरेक्शन उधर साइड, तो डीएल का डायरेक्शन भी उधर साइड, और ये आर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि ये जो डीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डीएल के लिए। और जब इन सब को इकट्ठा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल, मैं इसको पहले लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट की जगह हम लोग लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे कर करके यहाँ पे करें या फिर डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज करें, बात एक ही है। अगर आपके एग्जाम में बायो सेवर्ट लॉ आता है तो अब आप पूरा लिखेंगे कि माना कोई भी वायर है जिससे आई करंट पास हो रहा है, फिर बायो सेवर्ट ने ये बताया है कि इस पूरी वायर के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पता की जा सकती है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं डीएल लंबाई का। इस डीएल लंबाई के कारण इससे आर डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इस डीएल एलिमेंट के कारण
P पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है इस वायर में बहने वाली करंट के, साथ ही साथ dB प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, और dB प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, dB प्रोपोर्शनल होगी dl के। जब आप इन सब को मिला देंगे तो ये मिलके आएगा, और जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर हमने ये बता ही दिया है कि इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, CGS यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट क्या है, वो सब कुछ डिस्कस हो चुका है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहने वाली है। अब अगर पूरी वायर के कारण आपको निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि इस वायर के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ये है अभी हमारे पास स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है अभी हमारे पास? ये स्केलर फॉर्म है। यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी। थोड़ा सा हम लोग वेक्टर फॉर्म भी देख लें कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए वेक्टर फॉर्म हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हम लोग ऊपर साइड और नीचे साइड r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो dB आ जाएगा 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे हमने r अपॉन r कर दिया। अभी थोड़ा सा इस r को अरेंज कर लें तो dB इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, यहाँ पे देखिए r स्क्वायर है और ये r, तो यहाँ पे आ गया r क्यूब, r स्क्वायर इंटू r, तो r क्यूब हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे लाइन से लिख रहे हैं dl इंटू r इंटू साइन थीटा। ये बता रहा है अभी मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन वगैरह नहीं आई है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे साइन थीटा को हटाएंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी बनने वाली है। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि अगर a हो, b हो, साइन थीटा हो तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। उसी तरह यहाँ पे हम लोग dl और साइन थीटा को क्या यूज़ करेंगे, या तो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर यूज़ करेंगे या फिर r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा सही है वो हम लोगों को चेक करना है। dl r साइन थीटा की जगह या तो ये यूज़ करेंगे या फिर ये यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा यूज़ करना है। इस पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट के कारण B का डायरेक्शन क्या रहेगा, चलिए कैसे निकालना है। राइट हैंड थंब रूल, ये हमने ऊपर साइड पॉइंट किया और P पॉइंट पर हम लोग कर्व करेंगे तो P पॉइंट पर B का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो जब हम लोग इसको या फिर इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्टेंट अंदर की तरफ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। आपने उसको 11th में पढ़ा है। देखिए अगर मैं r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर करता हूं तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर मेरा उधर साइड है और dl वेक्टर इधर साइड है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी और उसका वेक्टर किधर साइड रहने वाला है, तो वो कैसे निकल के आ जाता है, राइट हैंड थंब रूल। r से हम लोग dl की तरफ जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, r से dl की तरफ जा रहे हैं, तो r से dl की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन किधर साइड आ रहा है, मेरा थंब बाहर साइड आ रहा है। कुल मिला के अगर आप r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बाहर की तरफ रहने वाला है।
और इनका रिजल्टेंट ही ये बता रहा है, dB बता रहा है, तो dB का डायरेक्शन तो अंदर साइड है, जबकि ये बता रहा है बाहर साइड के लिए, मतलब ये हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अभी इसको चेक कर लें कि अगर dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करेंगे तो क्या सही है, तो dl ऊपर साइड है मेरा, dl का वेक्टर हमेशा उधर साइड लेना है जहां करंट बह रहा हो, तो ये हमने किया इसको। अब dl से r की तरफ आना है, तो dl से r की तरफ आएंगे, ये dl से r की तरफ गए, थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ गया, और यही रिजल्टेंट आएगा जब इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ये कुल मिला के dl क्रॉस r हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अंदर की तरफ होगा, और अंदर की तरफ ही है b का डायरेक्शन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये हो जाएगा मेरा db वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r क्यूब dl वेक्टर क्रॉस का r वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म। यहां पे हम लोग ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिर हमें माइनस लगाना पड़ता। देखिए क्यों, b का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर अगर मैं करता हूं, r से dl की तरफ जाता हूं तो आंसर बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर बाहर की तरफ आया और हमें अंदर की तरफ दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस यूज कर देते तो सही हो जाता। देखिए कैसे, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ ना, अगर मैं ये लिखूँ तो क्या आएगा आंसर, db वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर, क्योंकि r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर करेंगे आप तो बाहर की तरफ आंसर आएगा, और हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया बाहर, ये हमने बराबर के पहले माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आया है उसको उलट दो, और उसका डायरेक्शन अगर उलट देंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट बाहर की तरफ आया, इसमें माइनस लगा है, मतलब बाहर का उल्टा अंदर की तरफ। अब ये सही है, तो वेक्टर फॉर्म में या तो ये लिखेंगे आप या तो ये लिखेंगे। अगर dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिख रहे हैं तो फिर माइनस नहीं लगाना है, ये सही है, और अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेक्टर भी दिखाना है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड वाइज है तो ये मैग्नीट्यूड लिए सही है। हम लोग नॉर्मली इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है, आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट तो रहेगा ही, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह अगर हमें निकालनी है तो ये राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को घुमाना है, आसानी से निकल के आ जाएगा। तो ये हुआ बायो-सेवर्ट लॉ। अब हम लोग एक व्यंजक करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, किसी भी फाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण डेरिवेशन निकालने वाले हैं, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, उसमें हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अब हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना सीखेंगे। तो चलिए, हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ऊपर साइड। हमें इस पॉइंट पर पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है। इस
P पॉइंट पर हम लोग B की वैल्यू पता करेंगे। ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोसेवर्ट ने बोला है कि अगर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग काट लें इस वायर का तो आसानी से पता किया जा सकता है कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो चलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया dl लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है dl। अच्छा, जो हम लोग लेंथ काटते हैं वो इतनी बड़ी नहीं रहती है ना, वो बहुत छोटी रहती है। मैं इसलिए यहाँ पे बड़ा बनाया हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एंगल वगैरह बनाना पड़ेगा बहुत सारे, तो अगर मैं छोटी सी लाइन बना देता तो फिर वहाँ पे एंगल वगैरह नहीं बना पाते हम लोग। इसका यही रीज़न है बड़ा बनाने का। बाकी वास्तविक में वो छोटा सा रहता है, जो हम लोग एलिमेंट काटेंगे बहुत छोटा रहता है। चलिए, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी वो पता करना है। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस P पॉइंट को मिलाया, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर इतनी इंटेंसिटी रहेगी, dB बराबर μ0/4 पाई और I dl साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। थीटा क्या है तो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल। करंट ऊपर साइड बह रहा है इसीलिए dl ऊपर साइड और r मेरी तरफ, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये निकल के आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो पता चल जाएगा कि इस पूरी वायर के कारण इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी रहने वाली है। चलिए, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग या तो डिस्टेंस को इंटीग्रेट करें, डिस्टेंस के रिलेटिव इंटीग्रेट करें, या फिर एंगल का कॉन्सेप्ट लाएं। जैसे हमें पूरी नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो ये B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन dB, और dB की वैल्यू क्या है तो dB की वैल्यू पुट कीजिए आप μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अभी जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, μ0 है अपॉन 4 पाई है, I कांस्टेंट है क्योंकि करंट बह रहा है। अभी dl को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि dl के सापेक्ष हो सकता है हम लोग इंटीग्रेशन करें dl के रिलेटिव में। साइन थीटा भी हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि थीटा वेरी करेगा। जब आप यहाँ पे अल्फांस लेंगे, इस छोटी सी लेंथ को यहाँ पे लेंगे तो जो एंगल रहेगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो एंगल आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग साइन थीटा को भी बाहर नहीं कर सकते हैं। आर को बाहर नहीं किया जा सकता है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप यहाँ पे dl लेंगे तो लेंथ देखिए चेंज हो जाएगी। अभी r इतनी है, फिर r धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जब आप नीचे जाएंगे तो पहले घटेगी और फिर से बढ़ती जाएगी, मतलब r को भी आप बाहर नहीं कर सकते। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे dl के सापेक्ष इंटीग्रेशन नहीं करने वाले हैं। उसका रीजन समझिए क्यों। जैसे मान लीजिए कि हमने dl 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 को जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी, इस वायर की टोटल लेंथ। और जब हम लोग प्रैक्टिकली निकालेंगे तो टोटल लेंथ तो हमें पता रहेगी कि 5 मीटर है, 6 मीटर है, तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ने वाला है। फिर भी हम लोग dl के सापेक्ष इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं। उसका रीजन समझिए आप क्यों। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी वायर है, अब इस वायर के कारण हमें इस पॉइंट पर पता करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब अगर हम लोग dl dl को जोड़ देंगे तो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ ना हो कि यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ की अपेक्षा यहाँ कुछ दूसरी होगी।
और अगर हम लोग dl dl को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर से यहां पे भी वही आंसर आएगा जो कि यहां पे आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, एंगल वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। अगर हमें एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता हो कि यहाँ से इतना एंगल बन रहा है, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, इनके बीच का एंगल अभी कुछ दूसरा है, जब हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये हमें एंगल पता चलेगा। कुल मिला के अगर हम लोग उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अगर उस पॉइंट के लिए हम लोग एंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट लाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एंगल का कॉन्सेप्ट लाने से हमें उस पॉइंट की सही पोजीशन पता चल पा रही है और पोजीशन के हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। अभी dl को हटाना है हमें और एंगल का कॉन्सेप्ट लाना है। एंगल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाना है क्योंकि हमें उस पॉइंट की सही तरीके से पोजीशन पता चल पाएगी। तो हमने किया क्या, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसमें। इससे ऐसा करने से ये फायदा है कि हमें डिस्टेंस भी पता चल गई है कि इस वायर से कितनी डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो हमने d डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। अब हमने किया क्या, इस P पॉइंट से ऊपर वाले हिस्से को मिला दिया और इस P पॉइंट से नीचे वाले हिस्से को मिला दिया। इस परपेंडिकुलर से इसका एंगल बन रहा है, मान लेते हैं α2, और इस ऊपर वाले का एंगल बन रहा है α1। बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, बुक में नॉर्मली ऐसा लिखा रहता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया जिससे आपको डाउट ना हो। यहाँ से नीचे वाली लाइन का एंगल कितना है, α2, और यहाँ से ऊपर वाली लाइन का एंगल है α1। एंगल पता होने से पोजीशन सही पता चल रही है। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दूसरा हो जाता, और दूसरा होने से तो हम लोग पता कर पाते कि सही पोजीशन क्या है। ये हो गया। अब हम करते क्या हैं, अभी हमें यहाँ पे r को हटाना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है r। dl को भी हटाएंगे क्योंकि हमें एंगल का कॉन्सेप्ट लाना है, और साइन थीटा अगर चेंज कर पाए तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर हम लोग करते क्या हैं, r को अगर हमें हटाना है तो कैसे करेंगे, हम लोग धीरे धीरे करते हैं थोड़ा सा। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस P पॉइंट से ऊपर वाले हिस्से को मिलाते हैं। हमने ये ऊपर वाले हिस्से को ऐसे मिला दिया। अब देखिए, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। उसका रीजन समझिए क्यों। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी वायर थी, ये हमने छोटा सा एलिमेंट काटा था, P पॉइंट पर हमने इसको मिलाया तो यहाँ पे एंगल बना था थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, तो अगर मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा उठा भी दूँ, थोड़ा सा हल्का सा उठा दूँ, तो यहाँ पे थीटा ही एंगल रहने वाला है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत छोटी है। नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लीजिए ये हमने ऐसे किया हाथ, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल मेरा बन रहा है 60 डिग्री। अब मैं हाथ को अगर थोड़ा सा उठा दूँ तो कोई भी एंगल खास फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी 60 था, अब भी लगभग 60 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे थीटा है तो हमने यहाँ पे भी थीटा कर दिया। अब हम करते क्या हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको फायदा समझ में आने लगेगा। यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, इसको A पॉइंट दे देते हैं, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट हमने नाम दे दिया। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो अंदर साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा एंगल, जैसे इसमें समझाता हूँ मैं, ये वाली लाइन आ रही है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 180 डिग्री। इधर साइड वाला एंगल है थीटा, तो इधर साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अंदर साइड वाला यहाँ पे एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस का थीटा।
अभी हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं। हमें डीएल को हटाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे राइट एंगल बनाने की कोशिश की है। अब हम लोग ये राइट एंगल पे काम करेंगे, ACB पे काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, साइन थीटा को लेके चल रहे हैं। साइन थीटा अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस एंगल पे बात करना है। ये आपका कर्ण कहला जाएगा, ये लंब और ये आधार कहला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है BC बटे कर्ण कितना है DL। हम लोगों ने यहाँ पे साइन ही क्यों यूज किया है वो अभी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन DL के, DL उधर साइड चला गया तो ये आ गया DL। BC इक्वल टू कितना आ गया DL साइन थीटा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं BCP। BCP में आपको देखना है अब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे साइन का यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करने वाले हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे मिला रहा हूँ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा सा बनने वाला है ना। ये जो हमने छोटी सी पत्ती काटी है यहाँ पे, अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बहुत छोटा सा बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डी अल्फा यूज कर रहा हूँ। ये वाला एंगल क्या है डी अल्फा है। तो फिर से यहाँ पे यूज किया जाए साइन अल्फा का कॉन्सेप्ट, साइन थीटा वाला, तो साइन डी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये बीपी कर्ण कहला जाएगी और बीसी लंब कहला जाएगी, सीपी आधार कहला जाएगी। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, साइन डी अल्फा ले रहे हैं, तो साइन डी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब, लंब मतलब बीसी बटे कर्ण, कर्ण कितना बीपी। बीपी हमारा आर है, इसलिए हम लोग बीपी की जगह आर लिख लेंगे। तो हमने ये लिख लिया बीपी की जगह आर, साइन डी अल्फा इक्वल टू बी सी अपॉन बीपी, बीपी की जगह हो गया मेरा आर, आर को हमने इधर साइड भेज दिया तो ये आ गया आर। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चूंकि डी अल्फा बहुत छोटा है, लगभग बहुत छोटा है, तो हम लोग इस साइन डी अल्फा की जगह डी अल्फा यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि ये जो डी अल्फा है ये बहुत छोटा है, लगभग 0 के समथिंग है, इसलिए हम लोग साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, थीटा। आपने पढ़ा होगा कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा किधर जा रहा हो, 0 की तरफ जा रहा हो, तो फिर हम लोग साइन थीटा की जगह थीटा ही लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, चूंकि डी अल्फा हमारा 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए साइन डी अल्फा की बजाय डी अल्फा बस यूज करेंगे। तो आर डी अल्फा इक्वल टू आ जाएगा मेरा बी सी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग अब इस पे भी बात कर लेते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा है, 0 साइड जा रहा है, तो फिर साइन थीटा को हम लोग थीटा क्यों लिख देते हैं, इस पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कहाँ पे कर लिया जाए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम ये जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू होती है कितनी, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब हम लोग 0 एंगल से 90 एंगल तक पहुंचते हैं तब साइन की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है। साइन 0 पे वैल्यू कितनी है 0 और साइन 90 पे है 1, तो जब हम लोग 0 से 90 एंगल पे आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू 0 से 1 जा रही है, मतलब बढ़ने की रफ्तार, वैल्यू बढ़ तो रही है, 0 से 1 जा रही है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार बहुत कम है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0,
अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो साइन की वैल्यू लगभग 0 ही आएगी। तो अगर मैं छोटा सा यहाँ पे कुछ भी एंगल लिख देता हूँ, मान लीजिए कि हमने लिख दिया साइन 0.00285, तो इसकी वैल्यू लगभग उतनी ही लिखी जा सकती है जितना कि एंगल, क्योंकि 0 है तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए एंगल छोटा होने की वजह से हम लोग साइन थीटा जितना रहता है तो थीटा को ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो वही लिख देंगे 00285। ये रीज़न होता है, क्योंकि अगर 0 से 90 तक जा रहे हैं तब साइन की वैल्यू 0 से 1 बढ़ रही है, बढ़ने की रफ्तार बहुत कम होती है। इसीलिए जितना छोटा एंगल हो उसी को पुट कर दो डायरेक्ट। लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। हमने ये किया, ये BC इक्वल टू कितना आया, DL साइन थीटा आया, और यहाँ पे BC इक्वल टू कितना आ गया, R D अल्फा आ गया। अब हम लोग यहाँ से BC और BC को इक्वल कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, तो मेरा आ जाएगा DL साइन थीटा इक्वल टू R D अल्फा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, R को उधर साइड कर रहे हैं, तो R को हमने इधर साइड कर दिया, या फिर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। DL साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरी R D अल्फा, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है। DL साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं R D अल्फा अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक R से एक R खत्म, तो ऊपर साइड बचा D अल्फा अपॉन R, ये आ गया इंटीग्रेशन। ये काहे के बराबर चल रहा था, b के बराबर। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अभी हमें r को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि d अल्फा के रिलेटिव में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन अभी r कांस्टेंट नहीं है। हम लोग अल्पांश को दूसरी जगह ले लें, इस एलिमेंट को दूसरी जगह ले लें, तो r चेंज होता जाएगा। अगर आप dl को यहाँ पे ले रहे हैं तो r दूसरा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग r को हटाएंगे। आपको ये फोकस करना होता है कि या तो आप उसको कन्वर्ट कर सकें कांस्टेंट में, या फिर आप उसको हटा सकें। तो हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। r को हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई कांस्टेंट आ जाता है तो अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे हमने साइन थीटा वगैरह का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लाया था, क्योंकि अगर मैं कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए नहीं लाए थे, क्योंकि अगर कॉस थीटा आ जाता तो फिर यहाँ पे AC आ जाता, आधार आता, और आधार का हमारे लिए कोई काम नहीं है। यहाँ पे आधार कार्ड वाला आधार नहीं, ये वाला, ठीक है। तो AC इसलिए हम लोग नहीं लाना चाहते थे। इधर साइड भी हमने कॉस नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर फालतू में CP आ जाता, जिसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे उसको रख के, उसकी वैल्यू नहीं पता है, और साइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आगे चल के वो वैल्यू हमें पता चल रही है, इसलिए हम लोग साइन यूज़ करते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग करते क्या हैं, R को हटाना है। R को हटाना है, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है B, यहाँ पे मैं O लिखे दे रहा हूँ, तो BOP एक राइट ट्रायंगल बन चुका है। R को हमें हटाना है, ये कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिसको हमने D लिखा है, वो कांस्टेंट है। तो हम लोग करते क्या हैं, फिर से यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि अल्फा कोण बन रहा है, अल्फा ही मान लिया, कुछ दूसरा मान लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे D और अल्फा सेम सेम दिखने लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ मान लेता हूँ, जैसे मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, x एंगल बन रहा है। हमारे पास कर्ण पता है, आधार पता है और एंगल पता है। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे इस बार। कॉस x इक्वल टू आधार कितना है, OP बटे कर्ण कितना है, कर्ण है मेरा BP
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x इक्वल टू OP। OP कितना है D अपॉन BP। BP कितना है R। तो ये हो गया इतना। अभी मैं कर क्या रहा हूँ, D को इधर साइड लेके जा रहा हूँ। तो जब मैं D को उधर साइड लेके जाऊँगा तो मुझे cos x अपॉन D इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन R। 1 अपॉन R की वैल्यू पता चल गई है cos x अपॉन D। तो यहाँ से मैं 1 अपॉन R की वैल्यू पुट कर दूंगा। cos x अपॉन D क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I D अल्फा आप यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ पे आप पुट कीजिए। 1 अपॉन R की जगह मैं लिखूंगा cos x अपॉन D। तो ये आ गया मेरा cos x अपॉन D। अब D कांस्टेंट हो चुका है। आप ये छोटा सा एलिमेंट कहीं भी लेते रहें, इस पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम लोग अब D को बाहर कर लेंगे। अभी हम लोग D को बाहर कर लेंगे तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D। ये हो गया बाहर। तो यहाँ पे आ गया cos x और D अल्फा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D। cos x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा sin x। ठीक है, D अल्फा के सापेक्ष आप कर रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे अल्फा लेके चलते तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि फिर डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ पे हम लोग अल्फा यूज़ कर रहे हैं तो ये अल्फा यूज़ आएगा, तो यहाँ पे ये हर जगह अल्फा आ जाएगा ना, लास्ट में फिर डिस्टर्ब हो जाएगा फिर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा यूज़ कर रहे हैं, हर जगह अल्फा, तो वहाँ पे आपका अल्फा आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपने x लिखा होगा वहाँ वहाँ अल्फा कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट बैठ रहा है कि cos अल्फा का D अल्फा के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा sin अल्फा। x में फिर डिस्टर्ब हो जाता, इसे भी हमें dx लेना पड़ता, तो कौन हटाए उसको। इतना हो गया, हमने cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया sin अल्फा। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और लिमिट में थोड़ा सा लोचा है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। देखिए जब हम लोग लिमिट लगाएंगे एंगल की लिमिट, तो यहाँ पे हम लोग माइनस अल्फा 2 से प्लस का अल्फा 1 करेंगे। लिमिट में क्या करेंगे हम लोग, माइनस का अल्फा 2 से प्लस का अल्फा 1 करने वाले हैं। ऐसा क्यों करेंगे वो समझिए। अगर मैं माइनस यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हमने नहीं लगाया, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मैं अल्फा 2 से अल्फा 1 गया। अभी मैं यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 को थोड़ा सा नंबर से लिखता हूँ ना। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 30, यहाँ पे कितना लिखा हमने, ये 30 लिखा, और यहाँ पे लिखा 45। 30 डिग्री से 45 डिग्री मान लो मैं गया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 30 से मैं 45 गया। ऐसा समझिए कि ये वायर है मेरी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 30 डिग्री से 45 डिग्री तक इस वायर को देखा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ये लाइन है, ये फिक्स है। यहाँ से हमने 30 डिग्री तक देखा और 30 से 45 तक जा रहे हैं। तो अगर 30 से 45 तक जा रहे हैं, मैं ऐसा बताता हूं, तो यहां से ये समझ में आएगा कि यहां से यहां तक जा रहे हैं। कहीं यहां पे 30 बन रहा होगा, यहां से यहां तक जा रहे हैं, लेकिन मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं 30 नीचे साइड देख रहा था, मतलब इस लाइन से नीचे साइड देख रहा था, इसलिए मैं माइनस यूज कर रहा हूं कि पहले मैं -30 में था, फिर धीरे 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 बढ़ा, -30, -29, -28 ऐसे बढ़ते बढ़ते 0 तक पहुंचा, और उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 45 तक पहुंचा। तो ये होता है माइनस का कॉन्सेप्ट। मैं इस वाली लाइन से नीचे से ऊपर तक जा रहा हूं,
तो नीचे से गया हूँ, -30 था पहला मेरा एंगल, इस लाइन से -30 था, फिर -30 से बढ़ा, -30, -29, -28, 27, ऐसे करते करते माइनस में -5, फिर 0 आया होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 45 तक गया। और अगर मैं डायरेक्ट 30 लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 30 से देख रहा था। अब ये लाइन है 30, ये 30 पे देख रहा था, फिर ऐसे करते करते हमने 45 पे देखा, 30 से 45। तो हम लोग अगर 30 से 45 कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ वाले का, कि यहाँ पे एंगल पहले 30 बन रहा था, अब 45 बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। माइनस का α2 से कहाँ जा रहे हैं, प्लस का α1 जा रहे हैं। ये 0 से इस वाली लाइन से नीचे तरफ थे, तो ये माइनस का α2 से ये गए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ से α1 तक गए, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। b बराबर कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I/d और साइन α1 माइनस साइन माइनस का α2। लिमिट रख रहे हैं बस, इस अल्फा की जगह α1 हमने लिख दिया, फिर माइनस फार्मूले का साइन हमने ये लिखा, और इस अल्फा की जगह माइनस का α2 हमने कर दिया। माइनस को मैं आगे कर रहा हूँ, तो माइनस को जब मैं आगे करूँगा तो μ0/4 पाई ये हो जाएगा I/d, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन का α1 प्लस का साइन α2, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस का साइन थीटा। ये माइनस बाहर आ जाया करता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इस वायर के कारण इससे d डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी, B = μ0/4 पाई I/d साइन α1 प्लस साइन α2। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख लें, यहाँ पे d क्या है, तो d हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, और यहाँ पे α1 और α2 कहाँ से मेजर किए गए हैं, अपोजिट एंगल से मेजर किए गए हैं। α1 और α2 कैसे हैं, अपोजिट एंगल से मेजर किए गए हैं। इस वायर के कारण इससे r डिस्टेंस दूर, या फिर यहाँ पे d यूज कर रहे हैं, तो इस वायर से d डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहती है, B = μ0/4 पाई I/d साइन α1 प्लस साइन α2। d क्या है, उस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और साइन ये α1 और α2 अपोजिट साइड से मेजर किए गया हो, एक नीचे साइड से और दूसरा ऊपर साइड से। अगर मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमें ऐसे फंस रहा है कि ये वायर है मेरी और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये देखिए ये जो दोनों एंगल हैं, यहाँ से इस वाले सिरे को मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ α2, और यहाँ से ऊपर साइड मिलाएंगे तो ये हो जाएगा α1। इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग माइनस यूज करेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मेजर किए गए हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन में मेजर किए गए हों तो प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन में मेजर किए गए हों तो माइनस आ जाएगा। उसका रीज़न हम लोग थोड़ा सा देख लें, तो उसका रीज़न यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर ये α2 ऊपर साइड होता, मतलब 30 से अगर 45 में जाता, तो 30 से 45 अगर मैं जाता तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन यूज़ करता, प्लस का α2 यूज़ करता, और अगर प्लस का α2 यूज़ करता तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता, क्योंकि ये तो प्लस रहता। इसलिए अगर अलग अलग डायरेक्शन से मेज़र किए गए हों तो ये, और अगर एक ही डायरेक्शन पे मेज़र किए गए हों तो ये यूज़ करना है आपको, μ0/4 पाई I/d साइन α1 माइनस का साइन α2।
इस तरीके से हम लोग किसी भी फाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं और डायरेक्शन आसानी से निकाली जा सकती है। राइट हैंड को लेना है, उसको कर्ल कर रहे हैं, तो पी पॉइंट पर बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ये करंट उधर साइड जा रहा था, पी पॉइंट पर बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये हुआ डायरेक्शन क्रॉस इनवर्ट्स और ये हुआ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग कंडीशन पे हम लोग बी का मान निकालने वाले हैं कि जब हमारी ये वायर इनफाइनाइट हो या फिर सेमी इनफाइनाइट हो तो उस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।